नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम इस बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे आतंकी संगठन सिमी के खात्मे की कहानी से। जी हां, आतंकवादी संगठन सिमी के खात्मे की कहानी से हम बात शुरू करें तो शुक्रवार को अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात कोर्ट ने जो फैसला दिया उसे सिमी आतंकियों पर सबसे बड़ी सजा के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिमी आतंकियों की कमर तोड़ने का काम मध्य प्रदेश में कई साल पहले शुरू हो चुका था। एमपी में ही सिमी के मास्टरमाइंड सफदर नागौरी के मंसूबों पर पानी फेरा गया। फिर तो यह सिलसिला रुका ही नहीं। ये रिपोर्ट देखिए आप। सिमी को सबसे बड़ी सजा, 38 आतंकियों को सजाए मौत। एमपी में सिमी पर कसा था शिकंजा। भले ही अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई हो, लेकिन इन सिमी के आतंकियों पर शिकंजा कसने का ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश में कई साल पहले तैयार हो चुका था। अभी भोपाल की जेल में सिमी के 24 आतंकी बंद हैं। इनमें आतंकी संगठन सिमी के मास्टरमाइंड सफदर नागौरी का भी नाम शामिल है। आजाद भारत में 18 फरवरी 2022 वो दिन जब अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला 2008 बम ब्लास्ट को लेकर। इसमें एक साथ 38 सिमी के आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई। सिमी का मध्य प्रदेश से गहरा कनेक्शन रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने किस तरीके से सिमी के नेटवर्क को और संगठन को ध्वस्त किया, आइए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क 90 के दशक में ही पनपने लगा था। 2001 के बाद प्रदेश के मुस्लिम बाहुल शहरों में इसका तेजी से विस्तार हुआ। किसी समय मालवा निमाड़ क्षेत्र में सिमी आतंकियों का सेफ हाउस कहा जाने लगा था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने मालवा निमाड़ में फैली सिमी की जड़ों को उखाड़ फेंका। साल 2008 में इंदौर के श्यामनगर से सिमी सरगना सफदर नागौरी को साथियों समेत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ही जयपुर और गुजरात धमाकों की साजिश का खुलासा हुआ। साथ ही मालवा निमाड़ के जंगलों में कैंप लगाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने की जानकारी भी खुफिया एजेंसियों को मिली थी। देखिए, 2001 में जब सिमी पर प्रतिबंध लगा, उसके पहले हम देखते थे यहाँ पर जगह जगह कुछ पोस्टर लगे होते थे, या गजनवी भेज दे महमूद कोई। तो वो पोस्टर इस बात को इंगित करते थे कि इस क्षेत्र में सिमी की बड़ी गतिविधियाँ हैं। उसके बाद जब जर्नलिज्म मैंने शुरू किया और चूँकि मैं क्राइम का रिपोर्टर हुआ करता था, तो धीरे धीरे जब इस तरफ मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मालवा अंचल में अगर सबसे गहरी जड़ें सिमी की कहीं हैं तो वो उज्जैन जिले में, और उज्जैन जिले में भी नागदा में है। और नागदा में गहरी जड़ें होने के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला कारण तो ये कि ये दिल्ली मुंबई का जंक्शन है। यहाँ पर देश के किसी भी कोने में जाने के लिए आपको ट्रेन की अवेलेबिलिटी है। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि नागदा अपने आप में मिनी इंडिया है, क्योंकि ये औद्योगिक शहर है और औद्योगिक शहर होने के कारण यहाँ पर हर भाषा भाषी, हर प्रांत के लोग हैं। तो सिमी के लोगों को यहाँ पर रहने में, यहाँ पर ठहरने में आसानी होती थी, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब एक संस्कृति का व्यक्ति कहीं दूसरी संस्कृति में जाता है तो उसके हाव भाव, उसकी बोलचाल के तरीके से लोग पकड़ लेते हैं कि ये इस प्रांत का है, या ये इस देश का है, या इस भाषा भाषी का है। लेकिन नागदा की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि यहाँ पर सारे भाषाओं के लोग हैं। तो कोई सिमी का कार्यकर्ता भी जब किसी इंडियन मुजाहिदीन के व्यक्ति के लिए कहीं कमरा तलाशने जाता था या उनकी पनाहगाह के लिए काम करता था, तो यहाँ अमूमन लोगों को शंका नहीं होती थी, और इस कारण ये सबसे बड़ी पनाहगाह के रूप में नागदा सिद्ध हुआ है। इस बात के प्रमाण समय समय पर मिले भी हैं। एमपी पुलिस लगातार सिमी के आतंकियों की कमर तोड़ने का काम कर रही थी। आतंकियों की एक छोटी सी गलती भी उन पर भारी पड़ती थी। 31 अक्टूबर 2016 को भोपाल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकियों को पुलिस ने फरार होने के महज 8 घंटे बाद ही अचार खेड़ी के पास एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। सेंट्रल जेल भोपाल की मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर 2016 में सिमी के आतंकवादी भागे थे। आप जो सामने तस्वीरों में दीवार देख रहे हैं, जो गुम्बदनुमा जगह देख रहे हैं, यहीं से सिमी के आतंकवादी भागे थे। यदि घटनाक्रम की बात करूं तो सिमी के आतंकवादी बाथरूम के रास्ते जो है, बाथरूम की खिड़की तोड़ते हुए पहले बाहर निकले और फिर वो भागते हुए सामने उनके आए प्रधान आरक्षक रमाशंकर यादव और उनके साथ ही कांस्टेबल रमाशंकर यादव की उन्होंने गला काट के निर्मम हत्या कर दी। साथ में उनके जो साथी थे उन्हें बांधकर वो इस दीवार फांदकर चद्दरनुमा रस्सी बनाकर यहाँ से भाग गए। भोपाल जेल से भागने के बाद तमाम आतंकवादियों ने गांधीनगर का एक
कच्चा रास्ता लिया जो उन्हें खेड़ी गांव होते हुए अचारपुरा ले आया, जहां पर उन्होंने एक किसान से पानी पीने के लिए मांगा। लेकिन उस किसान को पहले से मालूम था कि ये जो जेल से भागे हुए शायद आतंकवादी हैं, क्योंकि जेल ब्रेक होने के बाद तमाम आसपास के ग्रामीण लोगों को अलर्ट पर रखा गया था कि 8 आतंकवादी सिमी के जो हैं जेल ब्रेक कर भागे हैं। जो भी सूचना मिले तत्काल पुलिस को दी जाए। यही कारण है पुलिस के पास प्रारंभिक तौर पर सूचना आ गई थी कि ये तमाम जो आतंकवादी हैं वो अचारपुरा इलाके में स्पॉट हुए हैं। साथ में पीछा करते हुए डॉग स्क्वाड की टीम भी इनके पीछे पीछे आ रही थी और अचारपुरा में जब इनका मूवमेंट देखा गया, पुलिस की चहल पहल हुई, तो वो इस अचारपुरा की पहाड़ी पर पहुंचे, यहाँ पर छुप गए। लेकिन जब यहाँ पर भारी पुलिस बल पहुंचती है, पुलिस की गाड़ियाँ पहुंचती हैं, तो वो देख लेते हैं और वो इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां जो हैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती हैं। लेकिन पुलिस ने इस पहाड़ी को भी चारों तरफ से घेर लिया था। और यदि इस पूरे ही ऑपरेशन की बात करें तो उस समय के जो तत्कालीन डीजीपी थे ऋषि कुमार शुक्ला, वो खुद नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ तमाम इंटेलिजेंस के लोग थे, एसटीएफ के लोग थे, साथ में जिला पुलिस बल की बात करें, डीआईजी की बात करें, आईजी की बात करें, एसपी की बात करें, तमाम अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने पथराव कर दिया। साथ में पुलिस अधिकारियों का ये भी दावा था कि गोलीबारी भी की गई। जवाबी कार्रवाई में उनको निस्नाबूद किया गया, उनको एनकाउंटर कर मार गिराया गया। स्थानीय लोग भी हैं उस समय जो चश्मदीद थे, उनसे हम बात करेंगे। दादा, आप अचारपुरा गांव में ही रहते हैं? जी, आप गए थे, वो पहाड़ पर रहता हूँ। सर, दादा मैं ये जानना चाहूँगा उस दिन क्या हुआ था? आया हम तो 9 बजे मालूम पड़ा सर के आतंकवादी घुस चुके नौलखी के अंदर। नौलखी में नहीं घुसे, जब अचारपुरा के पहाड़ पे छिप गए आके वो। तो किसने देखा था पहले, कहाँ किस रास्ते से आए थे वो? ये रास्ता है अपना खेड़ा गांव। खेड़ा गांव वाले ने पानी चला रहा खेत में, वो पानी मांगा, उसको मालूम थी कि भाई साहब भग लो कि ये आतंकवादी मार देंगे, तो वो इधर आ गए वो घर भाग गया। पुलिस पहले ही आ गई थी 9 बजे, यहाँ पूरा घेरा डाल दिया, सूचना दे दी थी, तब वो होशियार हो गए खास कर लोग। कितने बजे की बात है? ये करीबन 9 बजे तो अपनी गाड़ियाँ चालू हो गई थी पुलिस वाले की। हाँ। फिर इसके बाद में जब पूरा पहाड़ घेर लिया। तो उन लोगों ने कुछ हमला भी किया था इस तरीके की? ये हमला नहीं देखा सर, हमने तो आके देखा तो उनका बॉडी देखी बस। तो कुछ आवाज शोर वगैरह हो, गोली चलने का? आवाज नहीं आई सर, वो तो एकदम काम लग गया। डर सहम गए थे आप लोग? डर गए थे सर हम। डर गए थे जी, क्योंकि जहाँ पे हुल्लड़ बहुत हो गया था ना आतंकवादी किस का। रास्ते से आए थे वो? ये रास्ता आया। कौन सा खेड़ी वाला? ये अपने गांधीनगर से आया, ये चांदपुर और डोबरा गांव खेड़ी होते हुए। हाँ, ये वो है, तो ये अच्छा यहीं से खेतों में चढ़े सीधे वो पहाड़ पे। तो कहाँ? यहीं ये यहाँ पे छिप गए आगे सर। यहीं पर उनको मार गिराया गया था इसी। हाँ, तो ये चट्टान मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही चट्टान है जिसपे आखिरी समय पर तमाम जो आतंकवादी, आठों आतंकवादियों को इसी जो चट्टान है उस पर रखा गया था। कारण यही था कि उन्होंने जो किया था, जेल ब्रेक किया था, एक जेल कर्मी की उन्होंने निर्मम हत्या की थी। उसके बाद उनको मौका भी दिया गया कि वो सरेंडर करें, लेकिन वो शायद सरेंडर नहीं करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने पुलिस पर हमला भी किया, पथराव भी किया, गोलीबारी भी की। आखिरकार पुलिस को ना चाहते हुए भी उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। फिलहाल सफदर, नागौरी और सिमी के अन्य आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। लेकिन इससे पहले साल 2017 तक वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद रहा था। उस दौरान उसने जेल से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक पपीते के चलते उसकी ये योजना सफल न हो सकी। 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बॉम्बिंग की इन्होंने 21 जगह तो बम विस्फोट हुए और 70 मिनट में एक साथ, इतना ज़बरदस्त प्लानिंग थी, एक साथ 70 मिनट में बम ब्लास्ट हुए। शाम का समय था और कई तो बम डिफ्यूज़ एक्सप्लोड नहीं हुए, नहीं तो और भी नुकसान होता, जिसमें 56 आदमी मारे गए, 200 लोग घायल हुए। लो इंटेंसिटी के थे, बहुत पावरफुल बम्स नहीं थे, लेकिन खलबली मच गई पूरे देश में कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक साथ इतने बम ब्लास्ट कर सकता है। तो इसके बाद चूँकि ये फैला हुआ ऑर्गेनाइजेशन था पूरे देश का, तो इसमें क्ल्यू मिलना और पकड़ना बड़ा मुश्किल था। एसआईटी बनी, पूरे देश के सभी एसआईटीज़ को कहा गया कि आप इसमें क्ल्यू लीजिए। तो धीरे धीरे क्ल्यू मिलना शुरू हुए और गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। तो आपको आश्चर्य होगा कि यूपी से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, कई जगहों से, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए लोग। एक एक दो एक क्ल्यू मिलता गया और गिरफ्तार किए गए।
और कई केसेस 20 से ज़्यादा पहले क्रिमिनल केसेस कायम किए गए थे हर ब्लास्ट के लिए और एक्टिविटी के लिए। बाद में सबको SIT करके एक साथ तफ्तीश की गई और बहुत बड़ा केस था। करीब 13.5 साल लगा है, 13.5 साल लगा है इसको फाइनल जजमेंट आने में। आतंकी सफदर नागौरी का MP से गहरा नाता रहा। उसका जन्म 1970 में उज्जैन के महिदपुर के नागौरी गांव में हुआ था। उसके पिता गहीरुद्दीन नागौरी उज्जैन पुलिस क्राइम ब्रांच में थे। 2005 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। नागौरी ने 1999 में विक्रम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही वो सिमी से जुड़ गया था। उसे प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला था। सफदर नागौरी जो कि सिमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसी के आने के बाद, उसके सिमी ज्वाइन करने के बाद से सिमी की गतिविधियों में परिवर्तन आया था। जो आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी वो उसके आने के बाद ही शुरू हुई थी। उसी सफदर नागौरी का नागदा से भी कनेक्शन रहा है। जिस जगह पर हम फिलहाल खड़े हैं, सफदर नागौरी की यहाँ पर स्कूली प्रारंभिक शिक्षा हुई है। सफदर नागौरी 1ली से लेकर 5वीं कक्षा तक नागदा में ही पढ़ा है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर पहले एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। अब तो ये तोड़ करके नगर पालिका ने इसे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ उसकी 1ली से लेकर 5वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा हुई है। सफदर नागौरी का कनेक्शन नागदा से लगातार बना रहा। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर उसके पिताजी, सफदर नागौरी के पिताजी नागदा पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में पदस्थ थे, जिस वजह से वो नागदा रहा करते थे। आगे चल करके सफदर नागौरी जब सिमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उसकी आतंकवादी गतिविधियां संचालित हुई, तब भी उसका नागदा से लगातार आना जाना बना रहा और यहाँ पे कई लोग उसके साथ काम भी करते रहे। आतंकी नागौरी के खिलाफ पहला केस 1997 में उज्जैन के महाकाल पुलिस थाने में दर्ज हुआ। 1998 में इंदौर में केस हुआ। इंदौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया था। गलत एक्टिविटीज में शामिल होने की वजह से पिता ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। 2001 में संगठन पर प्रतिबंध लगने से पहले ही वो अंडरग्राउंड हो गया। उसे 11 दिसंबर 2000 को भगोड़ा घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी सफलता थी कि सिमी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। वही सर जानना चाहूँगा किस तरीके से आप लोगों ने वो वेस्टर्न जो, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन स्पॉट बना के रखा था। उसका कारण था पीसफुल एरिया था, यहाँ एक्टिविटीज़ उनकी उजागर बहुत नहीं होती थी, तो यहाँ उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन क्ल्यू मिलते गए, जैसे एक आदमी पकड़ा गया तो उसने इंट्रोगेशन में कुछ कहा, दूसरा पकड़ा गया तो और किया, इससे लिंक जुड़ता गया तो ऐसे लोग जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था वो भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन होने का सदस्य होने के नाते भी उनको प्रोसिक्यूट किया गया। आतंकी संगठन सिमी पर भारत सरकार 2001 में बैन लगा चुकी है। इसके बाद MP में भी लगातार पुलिस प्रशासन ने सिमी पर नकेल कसने का काम किया है और अब गुजरात की अदालत ने सफदर नागौरी समेत दूसरे आतंकियों को सजाए मौत की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।